तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने मास्टर आयोटियान को उनके वेपन रिफाइनिंग से जुड़े प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन को बता दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ पर आए हुए सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और इनको पता नहीं था कि टैन्यू को वेपन रिफाइनिंग के बारे में भी इतनी अच्छी नॉलेज है। इसके बाद मास्टर आयोटियान हैरान होते हुए टैन्यू से कहने लगता है कि और जैसा कि आपने बताया कि मुझे अपने लाइफ के ट्रू फायर के साथ आइस एंड फायर एट्रीब्यूट वाले फायर सोर्स को भी रिप्लेस करना होगा और फिर उसके बाद इसे आपके बताए हुए अनुसार मुझे इसे कंबाइन करना होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा करने से मैं हाई लेवल वाले मिड ग्रेड के वेपन को बना पाऊंगा? तब इसके ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू से कहता है कि मुझे जो पता था मैंने उसके बारे में तुम्हें बता दिया और इसीलिए अब इसके ऊपर तुम्हें यकीन करना है या नहीं करना है या पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर आयोटियान अपने इस सवाल के लिए टैन्यू के सामने माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तो आपके बताए हुए बात के ऊपर पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक बार कंफर्म कर लेना चाहता था। तभी टैन्यू उससे कहता है कि क्या इसके पहले तुमने किसी दूसरे मिडिल ग्रेड वाले वेपन को रिफाइन किया है? तब इस पर आयोटियान उससे कहता है कि हाँ, मैंने इसके अलावा और भी दूसरे वेपन को रिफाइन किया था। और इतनी बात कहने के बाद वो अपने पास से एक तलवार निकालकर टैन्यू को दिखाता है, लेकिन इसे देखते ही टैन्यू समझ गया था कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम है और इसीलिए वो मास्टर आयोटियान से बता देता है कि तुम्हारा यह वेपन भी फेल हो गया है। और इसी के साथ यहाँ पर टैन्यू यह भी रिवील कर देता है कि उसे मिडिल ग्रेड वाला वेपन रिफाइनिंग बने 50 साल से भी ज्यादा हो गया। तब इसके बारे में सुनकर आयोटियान टैन्यू से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि आप तो बहुत ही अमेजिंग हैं, क्योंकि आपने तो इसके बारे में भी बिल्कुल सही से बता दिया। तब टैन्यू उससे कहता है कि अब तो तुम यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाले हो और इसीलिए तुम्हें अपने लाइफ के ट्रू फायर को जरूर ही इंक्रीज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके बिना अगर तुम मिडिल ग्रेड वाले वेपन को रिफाइन करने की कोशिश करोगे तो इसके वजह से तुम अपने मरते दम तक भी इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर आयोटियान टैन्यू को इस बात के लिए थैंक यू कहता है और इसी के साथ साथ वो इसके नॉलेज की भी तारीफ करने लगा था। और फिर टैन्यू से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपके पास में फ्री टाइम हो तब आप एक बार मेरे लॉन्ग यून सेक्टर को जरूर विजिट करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके लिए उसे हाँ कर देता है और फिर मास्टर आयोटियान वापस आकर अपने सीट पर बैठ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी टैन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहते थे और इसीलिए वो टैन्यू को अपने पास में बुलाते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू भी तुरंत उनके पास में आ गया था, जहां पर मास्टर तेनताई अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं ताकि इस तरह से इन दोनों के बीच की बात को कोई दूसरा ना सुन पाए। इसके बाद मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि तुम तो एक वेपन रिफाइनर हो, जिसके बारे में मुझे तो कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई और दूसरी भी स्किल है? तब इस पर टैन्यू उनसे कहता है कि मैं सेंट ग्रेड वाला रिफाइनर हूँ और इसके अलावा मैं होली ग्रेड वाला र्यून मास्टर भी हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं होली ग्रेड वाला फॉर्मेशन मास्टर भी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई का होश पूरी तरह से गायब हो गया था और वह इसके बारे में सुनकर अपने जगह पर खड़े भी हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि टैन्यू तो अभी केवल 22 साल का है, लेकिन अभी केवल इतने कम एज में ही वो 4 स्किल के अंदर होली ग्रेड वाला मास्टर है, जिस बात के ऊपर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इसके सभी स्किल को एक साथ में कंबाइन कर दिया जाए उसके बाद भी इसके सामने मेरे चारों डिवीजन के चीफ कमजोर पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे मास्टर भी टैन्यू के बारे में ही बात कर रहे थे और फिर कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले सीनियर टैन्यू ने जो भी कहा इसके बारे में सुनकर एक एंशिएंट सेक्ट मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाएगा। वहीं उधर मास्टर तेनताई हैरान होते हुए केवल टैन्यू को ही देख रहे थे। जिसके बाद टैन्यू उनसे कहता है कि इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था और इसीलिए मैं इस बात के लिए आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने इमोर्टल फेरी सेक्टर में 4 आर्ट कंपटीशन के दौरान भी र्यून वेपन्स और फॉर्मेशन डिवीजन के स्टूडेंट को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इंसान का दिल नफरत से भरा होता है और इसीलिए इसके बारे में मैं केवल उन्हीं लोगों को बता सकता हूँ जिनके ऊपर मैं पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि आज मेरे पास में जितने भी अचीवमेंट हैं वे सब मुझे मेरे मास्टर के द्वारा ही सिखाए गए हैं, लेकिन असल में इसके किसी भी बात से मास्टर तेनताई को कोई परेशानी नहीं होती और वह टैन्यू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिचुएशन को समझ सकता हूँ और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वह टैन्यू से यह भी कहते हैं कि हमारे हुआंगफू होली सेक्टर के पास में तो तुम्हारे जैसा जीनियस है, जिसके वजह से मैं अपने सेक्टर को बहुत ही लकी समझता हूँ। इसीलिए वह टैन्यू से कहते हैं कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन सीक्रेट के बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अब टैन्यू से बहुत ही
ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और इसीलिए वह सोचने लगते हैं कि अब तो मुझे केवल उस टाइम का इंतजार है जब टेन्यू का चारों स्किल चारों डिवीजन से आगे चला जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसके वजह से हुआंगफू होली सेक्टर को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और फिर इसके पावर का यूज करके मास्टर तेनताई चारों डिवीजन को एक साथ में कर देंगे, जिसके बारे में वे बहुत पहले से सोच रहे थे। लेकिन इसके अलावा वह सोचने लगते हैं कि केवल टेन्यू के जैसा जीनियस ही मेरी डॉटर के लिए सही रहेगा और इसीलिए मास्टर तेनताई डिसाइड कर लेते हैं कि वे केवल टेन्यू को ही अपना दामाद बनाएंगे। इसके बाद वह टेन्यू से कहते हैं कि अब तुम डिस्कशन को और आगे बढ़ाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर जब इनके बीच में यह डिस्कशन शुरू होता है तो इसमें फिर से कई दिन गुजर जाते हैं। अब इनके बीच में सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद ये सभी मास्टर अपने अपने सीट से खड़े हो गए थे, क्योंकि अब वे सभी यहाँ से जाने वाले थे और इसके बाद वे सभी मास्टर तेनताई और टेन्यू से कहते हैं कि इस बार यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसके वजह से हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और इसीलिए हमें लगता है कि इस बात से हमें बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुई टेन्यू को इन सारी चीजों के लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि इतने दिन के डिस्कशन के बाद अब आपको गुड बाय कहकर यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अब 2 दिन के बाद हमें यहाँ पर अपने लोगों को भी भेज देंगे ताकि इस तरीके से हम टियानफा सिटी को बनाने का काम शुरू कर सकें। तब इनके ऐसे बातों को सुनकर टेन्यू भी इसके लिए थैंक यू कहता है और इसी के साथ अब वो इनको गुड बाय कहने के लिए भी रेडी हो गया था। तभी मास्टर तेनताई चियान यून से कहते हैं कि तुम इन सभी सेक्ट मास्टर को यहाँ पर लेकर आए थे और इसीलिए अब तुम इन सबको लेकर यहाँ से जाने भी वाले हो, लेकिन टियानफा सिटी से जुड़ी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पूरा ध्यान रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान यून भी इसके लिए मान गया था और वो मास्टर तेनताई से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अब इतनी बात कहने के बाद चियान यून सभी सेक्ट मास्टर को लेकर यहाँ से जाने लगा था। जिसके बाद मास्टर तेनताई टेन्यू के पास आकर उसे कहते हैं कि तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए तुम इसके बदले रिवॉर्ड के रूप में क्या चाहते हो उसके बारे में तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें कोई भी चीज देने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि सभी सेक्टर को एक साथ में लाना मेरी भी जिम्मेदारी है और इसीलिए इसके बदले में मैं कोई भी रिवॉर्ड नहीं लेना चाहता। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर मास्टर तेनताई इसके ऊपर और भी ज्यादा खुश हो गए थे और फिर उससे कहते हैं कि आज से तुम्हें किसी भी चीज के लिए खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम फेरी गेट के मास्टर से भी ज्यादा यूजफुल हो और इसीलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। तब इस पर टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं आइस और फायर एट्रीब्यूट वाले फायर का सोर्स चाहता हूँ और इसकी क्वालिटी जितनी ही ज्यादा अच्छी होगी वो मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई को थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि टेन्यू आज फिर से रिवॉर्ड के रूप में फायर सोर्स ही मांग रहा था और इसीलिए वह टेन्यू से कहते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है और क्या तुम इसके अलावा किसी ट्रेजर या टेक्निक को नहीं चाहते। जिसके बाद टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है और इसीलिए मुझे रिवॉर्ड के रूप में केवल फायर सोर्स ही चाहिए। तब मास्टर तेनताई उससे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम इसके बारे में हुआंगफू फेरी गेट के हेडक्वार्टर में मेरे ऑर्डर को भिजवा देना और फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम वहाँ से ले लेना। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर टेन्यू मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि फायर सोर्स तो एक बहुत ही छोटा रिवॉर्ड है, लेकिन जब तुम इमोर्टल लैंड ट्रायल से लौटकर वापस आओगे तब उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अपनी डॉटर के बारे में याद करने लगे थे, लेकिन टेन्यू को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि मास्टर तेनताई किस तरह के गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद वो इसके बारे में जाने बिना ही मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है। जिसके बाद मास्टर तेनताई टेन्यू से कहते हैं कि सबसे पहले तुम हुआंगफू हेडक्वार्टर में जाओ और फिर वहाँ से जितनी जल्दी हो सके पैनलोंग पीक पर भी चले जाना। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर मास्टर तेनताई यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू मिस विंग के मास्टर के रूप में उससे मिलने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि इस आइडेंटिटी में मिस विंग से मिले उसे ज्यादा टाइम हो गया और इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि उसके बाद वो अपने रियल आइडेंटिटी का यूज करेगा ताकि वो मास्टर तेनताई के ऑर्डर के बारे में बताकर फायर सोर्स को हासिल कर सके। लेकिन इसके पहले वह एल्डर डी से मिलना चाहता है ताकि वो उससे फायर सोर्स ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू अपने मास्टर वाले रूप में आ गया था और वो एल्डर डी से मिलने के लिए सीधे उसके हेडक्वार्टर में चला गया था, लेकिन आज उसे यहाँ पर आसपास में कोई भी नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन तभी कुछ देर में एक लेडी इसके पास में आती है और फिर उसे बताती है कि हमारे हेडक्वार्टर में केवल मंथ के एंड में ऑक्शन होता है,
इसीलिए आप बाद में यहाँ पर आइएगा। तब इस पर टैन्यूस से कहता है कि मैं तो यहाँ पर एल्डर डी से मिलने के लिए आया हुआ हूँ और क्या इस वक्त वो यहाँ पर है। तब इसके बारे में सुनकर वह लेडी उससे पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है और क्या आपने एल्डर डी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। जिस पर टैन्यूस से कहता है कि मैं एल्डर डी को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम मुझे केवल उसके पास जाने वाला रास्ता बताओ। तब इसके बारे में सुनकर वह लेडी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर टैन्यू से कहती है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। अब इतनी बात कहने के बाद वह लेडी टैन्यू को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लगी थी, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।